Boy, that scratching is making me itch. Welcome all to our channel Chemically Speaking. Today we have with ourselves Mr. Preetham Agarwal, who was able to score All India Rank 10 in GATE 2021. So first of all, congratulations to you, Mr. Preetham Agarwal. Thank you, bhai. Today, me and my partner, Mr. Siddharth Rohila, will be asking him about Mr. Preetham Agarwal GATE preparation strategy and what are the difficulties he faced while doing the same. We request Mr. Preetham Agarwal to share with us his GATE preparation strategy. So, Mr. Preetham, can we start by asking you from where did you pursue your BTech? I pursued my BTech from NIT Jaipur, and I am a pass out of the year 2018. Okay, 2018. So, as far as I know, you gave your first GATE attempt in 2020, right? Yeah, 2020 only I gave my first attempt. Okay, so before that, what were you doing? Actually, 2 years I was involved in a core chemical industry that was basically a glass industry, namely Saint Gobain Glass India Private Limited in Chennai. So 2 years I did as a I was actually the shift engineer in that company. So 2 years I did job there, but after that I realized that I need to appear for GATE. So in 2020, along with my company, I prepared for GATE, and that was my first attempt in 2020. Okay, so what was your motive behind giving GATE? You wanted to go to higher studies or PSU? It was like actually, अब देखो भाई, कंपनी में जॉब करते करते 2 साल कोर केमिकल में सभी की हालत खराब हो जाती है. तो बेसिक मोटिवेशन वाज दैट आई हैव टू लीव दैट कंपनी. मुझे वो कंपनी छोड़नी थी, यही मोटिवेशन थी. अब चाहे वो एमटेक में सीट मिल जाए या फिर पीएसयू में सीट मिल जाती तो ऑब्वियसली वही हायर प्रेफरेंस रहती है, बट बेसिक मोटिवेशन वाज टू लीव माय प्रीवियस कंपनी and just come back home or join MTech seat anywhere, और if like अगर PSU मिल जाती तो वो भी सही रहता. बस वो कंपनी छोड़नी थी मेरे को. हाँ, समझ गया मैं. ये मोस्टली केमिकल इंजीनियर्स का यही रहता है, वो प्राइवेट कंपनी में ज्यादा देर टिक नहीं पाते. मतलब मैक्स टू मैक्स 1-2 साल करेंगे, बट फिर उनको या तो पीएसयू चाहिए या हायर स्टडीज के लिए वो जाना चाहते. बस वही है, कोर केमिकल तो में बंदा ज्यादा टिक नहीं पाया. हाँ, वही बात. तो मिस्टर प्रीतम अग्रवाल, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप AIR ऑल इंडिया रैंक 10 होल्डर हैं, तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन अचीविंग दिस अचीवमेंट? सबसे पहली बात तो भाई ऑल इंडिया रैंक 10 तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि 10th रैंक मेरे भी आ सकते, क्योंकि भाई कॉलेज में तो टेक्निकल तो कुछ आता ही नहीं था. क्लास जा रहे हैं, बस अटेंडेंस के लिए क्लास जाते थे, वही 75% क्राइटेरिया. तो फिर कभी ऐसे कॉलेज लाइफ में तो कभी सोची नहीं थी. मेरे बैचमेट्स, जब मैं 2018 में पास हुआ था, तो मेरे बैच से भी काफ़ी लोगों ने अच्छी रैंक स्कोर करी थी. तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि भाई अपन को भी गेट की तरफ जाना है, अपन की भी रैंक आ सकती है. तो उस दिन रिजल्ट आया शाम को, ऑल इंडिया रैंक 10 देख के तो भाई लगा कि भाई क्या हो गया, ये तो करिश्मा सा हो गया, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था. तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. मम्मी पापा सब, टीचर वीचर मेरे सब बहुत खुश थे. एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आई थी, लगा था कि कुछ कर लिया है. हाँ बिल्कुल, जो पीछे मेहनत थी 6 महीने की या 1 साल से जो आप प्रिपेयर कर रहे थे, वो आपको लगा होगा कि हाँ आज अचीव हो गया. जी बिल्कुल, एकदम 6-7 महीने, तो लगभग जून जुलाई से मैंने तैयारी शुरू करी थी. वही 7-8 महीने, और कुछ सोच ही नहीं रहा था. बस गेट में एक अच्छी रैंक चाहिए थी, वही सोचता था. फिर फाइनली हुआ भी. आपकी तरह ही काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो मतलब प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं कुछ जॉब के कारण, और कुछ होते हैं तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, लाइक फेस्ट होते हैं और काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब में इंडल्ज रहते हैं. तो जी सबको ही रहता है, मैं भी रहता था. हाँ बिल्कुल. तो उस फेज में क्या होता है कि स्टूडेंट्स की CGPA वगैरह बहुत ज़्यादा कम रह जाती है. तो उस CGPA को देखते हुए हम लोग अपने आप का मतलब अगर हिंदी में सही वर्ड यूज़ करूँ तो एक आंकलन करते हैं, अपने आप को एवेल्यूएट करते हैं कि मेरी तो यार 6.5 CGPA, हाउ आई विल बी अर्निंग अराउंड 18 lakhs ऑफ पैकेज इन अ PSU. तो ये एक सेल्फ डाउट होने लग जाता है. तो इस सेल्फ डाउट से अपने आप को कैसे मतलब ओवरकम किया, एंड आज आप AIR 10 लेके आए हैं, तो ये सेल्फ डाउट से कैसे ओवरकम किया? देखो, सबसे पहले कॉलेज में मैं भी ये एक फैक्ट बता दूं कि मेरी भी CG कोई 8.5-9 CG थी नहीं. मेरी भी CG बहुत ही डिसेंट थी. इनफैक्ट सेकंड ईयर तक तो मैं 7.5 के नीचे ही था. और फिर थर्ड ईयर में लगा, सीनियर ने बोला कि भाई कंपनी आएगी, थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ली जाए. तो फिर मैंने थर्ड ईयर के एंड फोर्थ ईयर तक मेरी 7.8 तक मैं खींच के लेके आ गया था. तो फिर CG अब वही है, CG इज जस्ट अ नंबर. मैं भी यही बोलता हूँ कि 7.8 भी इतनी कोई ताबड़तोड़ CG थी नहीं.
उसके बाद हाँ, ऐसा कि मेरा कुछ था नहीं ऐसा मन में, 2018 में जब मैं पास आउट होकर निकला था नहीं कि मेरे को ये गेट वेट करना है। लेकिन फिर वही है कि भाई अब उस प्रीवियस कंपनी से मुझे निकलना था, तो कुछ तो ऑप्शंस करने पड़ेंगे ना भाई, घर पे बैठ भी नहीं सकते। तो मुझे लगा कि अब कैट वेट का भी सिनेरियो मुझे उतना कोई पसंद आ नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा अपना रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि भाई गेट ही करना चाहिए। अब वही अब लग रहा था कि भाई मैं तो एक 7.8 सीजी वाला हूँ, मैं थोड़ी गेट कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने अपनी खुद वही 15-20 दिन थोड़ी बहुत रिसर्च करी और लगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देखे, तो लगा इतनी भी कोई ताबड़तोड़ चीज़ नहीं है, और बहुत ही एवरेज सा बंदा भी आराम से बढ़िया रैंक ला सकता है इस गेट में। तो ये सेल्फ डाउट वाली बात तो आनी ही नहीं चाहिए। मैं खुद भाई 7.8 सीजी वाला हूँ, तो 7.3, और मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसे बैचमेट्स थे जो 7 पॉइंटर है, और इस बार उनकी भी रैंक कोई 40-50 आई है। ये सीजी तो इस हिसाब से अपना तोल मोल करना बहुत ही वेग सी बात है। मतलब सीजी को तुम हटा दो और एकदम तैयारी पे फोकस करो, एकदम बस एक ही लक्ष्य बनाओ, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट होगा। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपने वो जो 7.8 आपकी सीजीपीएस थी, तो 7.8 सीजीपीएस से आज आप अगर परसेंटाइल के टर्म्स में बात करें तो आप अराउंड 100 परसेंटाइल टच कर रहे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 15,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एंड आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 15 से भी कम है। तो ये जो आपकी जर्नी थी, इस जर्नी में किस तरह की मतलब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? एंड कई बार होता है क्या है कि स्टूडेंट प्रिपरेशन के साथ साथ कई बार मॉक्स देने आते हैं, कुछ और इश्यूज आते हैं, तो उनमें क्या होता है बच्चे रुक जाते हैं, वो मोटिवेशन डाउन हो जाती है। तो उन सबको मतलब स्ट्रेंथन करना एक साथ, और मतलब क्या आपका एक मोटिवेशन फैक्टर रहता था कि लाइक आपने पास्ट में जेई क्वालिफाई किया है तो यार अब ये गेट भी निकाल सकते हैं, या अपने पास्ट को देखते हुए आप रिव्यू करते हुए अपनी वो मोटिवेशन स्ट्रेंथ गेन करते थे, या पीयर प्रेशर से आप स्ट्रेंथ गेन करते थे, या किन फैक्टर से आप स्ट्रेंथ गेन करते थे और इस जर्नी में आप चलते रहे? अब देखो भाई, जून जुलाई से मैंने तैयारी शुरू कर दी। अब सबको ही पता है कि भाई एक तो मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तो रैंक तो, और पीएसयू की जो वैकेंसी की जो सिचुएशन है अभी इन दिनों, तो रैंक तो 50-60 के अंदर तो लानी ही पड़ती है जनरल में, तभी आपके जाके कुछ पीएसयू में कन्वर्ट होता है। तो अब मेरी 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक थी मेरी 680। अब 680 से मुझे कन्वर्ट करना था 50 के अंदर, तो ये बहुत बड़ा गैप होता है। बंदे क्या जनरली 800, 900, 1000 रैंक तक तो ले आते हैं, लेकिन इसी को अंडर डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक लाने में वो जो गैप फिल करना है, वो बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये सब की चीज़ की ज़रूरत है। तो जुलाई वाला वही, अब यही सबसे बड़ा डर था कि भाई सीजी भी कम है, और कभी तो विश्वास था ही नहीं ना कि अपन भी कभी 50 के अंदर आ सकते हैं। तो वही है कि ये सब जो नेगेटिव जितने भी थॉट्स आते हैं, इनको साइड में रख के अपन को बस एक ही चीज़ में फोकस करना है, बस अपन को तैयारी में ध्यान रखना है। फल की चिंता मत करो, वही जो अपन जो सुनते हैं कि भाई तुम शिद्दत से अपनी तैयारी करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो वही है कि मैं आराम से बस तैयारी करते रहा, कोचिंग वोचिंग में जो पढ़ा रहे थे सर उनको बाकायदा सही से पढ़ता रहा, और साथ में मैंने ऐसा बैकअप एमटेक भी ज्वाइन कर लिया था, जिसके लिए मैंने कंपनी छोड़ी थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं दिन दिन भर गेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो एमटेक का भी थोड़ा बहुत मैं करता था, फिर अपनी गेट की भी कर लेता था। तो सब कुछ मैनेज करके टेस्ट सीरीज दे ली, लास्ट में फिर अच्छा रैंक अचीव हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये, मतलब मैं दिन में ऐसे कोई 12-12 घंटे नहीं पढ़ा हूँ, दिन में मैं एवरेज 3-4 घंटे ही पढ़ा हूँ, और मैं एक एवरेज बच्चा ही था अपने कॉलेज में। तो कोई भी एवरेज बच्चा ये अचीव कर सकता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ड्स के रिगार्डिंग बात करें, तो एक एवरेज स्टूडेंट को वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ वर्ड्स में अगर हम कहें इन चीज़ों को, तो मतलब कहते हैं कि परसिस्टेंसी होना, कंसिस्टेंसी होना, पेशेंस होना, ये कंसिस्टेंसी। मैंने जुलाई से तैयारी करी थी, तो फिर मैंने मतलब कभी भी गैप नहीं आने दिया अपने स्टडीज में। जैसे कि कोई हो रहा है ना, किसी 2 दिन पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, तो मुझे पता था कि ऐसी जर्नी के थ्रू आउट ये सब चीजें आएंगी। बट वही है कि मुझे पता था, ये सब रियलाइजेशन थी, फिर भी मैं दिन के सपोज 3-4 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा तो मैं जरूर गेट को देता ही था। एक दिन से अगर चीजें छूट जाए तो वो फिर दिक्कत होती है लास्ट में, फिर रिविजन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, ये पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही बोला। एंड जैसे आपने बताया कि आप अपने कॉलेज में भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे स्टडीज़ में, नहीं, कॉलेज के बाद अपनी जॉब में जाने के बाद जो आपका गैप आया 1 और 2 इयर्स का, इसमें बुक से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो गया, तो उस डिस्टेंस को भी कवर करना आपके लिए एक टारगेट रहा होगा अपनी प्रिपरेशन। तो फिर एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वो फिर मैंने जॉब के साथ ही दिया था। तो फिर 2020 के फरवरी में गेट हुआ था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फिर मैंने 2-3 महीने की तैयारी करी थी जॉब के साथ। तो मेरे को लगा था इस साल तो भाई कुछ बढ़िया सी होनी नहीं है, बट फिर भी एक डिसेंट रैंक लाने के लिए 2-3 महीने की तो तैयारी करनी पड़ी। तो उस दौरान मैंने थोड़ा अपना दिन मतलब पढ़ाई वापस लाने की शुरू करी, क्योंकि 1.5-2 साल का तो गया, और कॉलेज में ही नहीं पढ़ते थे अपन। लास्ट तो 12th में पढ़ाई करी थी, कॉलेज में तो वही 1-1.5 हफ्ता पहले पढ़ते थे। तो इफेक्टिवली बताऊं तो 6-7 साल का गैप आ गया था मेरे, कि मैं पढ़ ही नहीं पाता। तो फिर मैं 2-3 महीने में मैंने वही तैयारी करी कि भाई मैं एटलीस्ट बैठ के
2-3 घंटे मैं किताबों को देख पाऊँ, वो 2-3 महीने मेरा यही टारगेट था। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ध्यान इसी ओर था, रैंक वैंक तो मैं सोचा ही नहीं था। तो ये जो आपने एक बार बात कर चुके हैं हम कि कहाँ से डेडिकेशन आई, कहाँ से मोटिवेशन आई। अब अगर स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह से रहती थी कि आपको पहले ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं या आपको कोचिंग लेनी है, देन फर्दर आपको नोट्स लिखने हैं, तो पूरे नीट एंड क्लीन नोट्स लिख रहे हैं, काफी लेंथी नोट्स लिख रहे हैं, तो इन सब में काफी ज्यादा टाइम जाता है। एंड मीन बाय स्टूडेंट्स हाँ, कहाँ हाँ, लैक हाँ। करते हैं कि रिविजन पॉइंट से लैक करते हैं। तो ये जो रिवीजन है, ये जो मॉक्स हैं और ये जो आपने नोट्स बनाना और जो थ्योरेटिकल स्टडीज आप कर रहे थे, तो उन सब में जो एक कॉम्बिनेशन मेंटेन किया आपने, तो वो कॉम्बिनेशन हाँ, किस हाँ। तरीके से मेंटेन हो पाया? अब देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे पास कुछ खासा मटेरियल था नहीं, वो प्रीवियस ईयर की एक बुकलेट थी लास्ट 10-15 ईयर्स की, वही करके मैं बस चला गया। तो अब था कि नेक्स्ट ईयर, अब कोरोना भी आ गया था, अब पता चल गया था कि भाई एमटेक भी ऑनलाइन होना है, तो फिर बाहर जाने की भी जरूरत नहीं थी। तो मेरे को लगा ये मेरे लिए एक अच्छी बात हो गई कि भाई घर पे बैठ के ही एमटेक भी हो जानी है और तैयारी भी साथ साथ में कर सकता हूँ। तो फिर मेरे को लगा भाई कोचिंग तो एक जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास 2 साल हो गए थे कॉलेज छोड़े हुए, ना तो कोई मेरे पास कोई बुक की पीडीएफ थी, ना ही कुछ मटेरियल था, कुछ भी था ही नहीं मेरे पास। तो मेरे को लगा भाई एक कोचिंग की तो जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कोचिंग में ज्वाइन वाइन कर ली। तो पहले तो मैं एक एक सब्जेक्ट को टाइम दे दे के प्रॉपर नोट्स वोट्स बना लिया एक एक करके। फिर मैंने जून जुलाई से ही मतलब मैंने प्रीवियस ईयर करनी चालू कर दी थी, 1990s से ही। ऐसा नहीं कि 2000 से कर, 1990s वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर, नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज ही मतलब गेट केमिकल इंजीनियरिंग की पिलर्स, इनफैक्ट कोई भी गेट के ये 3 ही पिलर्स होते हैं। एक तो तुम्हारे जो नोट्स है उनको प्रॉपर रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, मतलब तीनों को तुम एक भी में भी तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, तीनों को तुम्हें एकदम पैरेलली चला के रखना पड़ेगा अप टिल द डे ऑफ गेट। ये तीनों को तुम एकदम, दिन में तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा वैसे डिवाइड कर लो, तीनों को एकदम साथ लेके चलना। बस वही मैं शुरुआत से मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि तीनों को मैं साथ लेके ही चलता था। पर ऐसा नहीं कि ये बीच में प्रीवियस ईयर करना छोड़ दिया या कुछ कर दिया। टेस्ट सीरीज तो खैर लास्ट में शुरू होती है, अक्टूबर से, तब शुरू किया था। उससे पहले तो 2 नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मेरी और स्टूडेंट से बात हुई है, जैसे कि तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जो मेरी और हाँ, स्टूडेंट खत्म से कर। बात हुई है, तो और स्टूडेंट्स कहते हैं कि गेट के अंदर हमारे पास अराउंड 10 to 12 सब्जेक्ट है और कुछ सब्जेक्ट लेंदी है, कुछ सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं। तो इस बीच में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो पहला सब्जेक्ट पूरा पढ़ लेते हैं, देन उसको रिवाइज कर लिया, देन फर्दर जब नेक्स्ट सब्जेक्ट को रिवाइज करने लगते हैं तो पहला भूल जाते हैं। ये तो तो बहुत इन ही कॉमन चीजों चीज में है। ये कैसे मतलब आप डील कर रहे थे, कैसे मतलब कॉम्बिनेशन था? तो यही एक फंडा है कि मतलब तुम्हें सबसे, अब गेट का केमिकल का कोर्स तो है तो काफी बड़ा, तुम अगर एक राउंड भी अगर पूरा कोर्स को लगाओ तो तुम्हें 5 या 6 महीने तो लग जाएंगे। अब क्या होता है, जो तुमने सब्जेक्ट फर्स्ट मंथ में पढ़ी थी वो 6वें महीने में तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, वो तो एकदम खत्म सा हो जाएगा। तो जो तुमने मेहनत इनपुट डाली थी तुमने फर्स्ट मंथ में, वो अब एकदम खत्म हो गया है ना। तो इसका यही स्ट्रेटजी रहती है कि भाई सब्जेक्ट्स को तुम, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट तुमने खत्म कर लिया, लगा लो 10-15 दिन में तुमने पहले सीआरई निपटा लिया। अब जब सेकंड सब्जेक्ट शुरू करोगे तो कुछ टाइम, तुम दिन का करीबन 30-40% ऑफ द टाइम तुम्हें फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर वो जो 10-15 दिन का तुमने जो इनपुट डाला है वो एकदम नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो अगर फिर एक जैसे तुम तरीके थर्ड से सब्जेक्ट, हाँ मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टडी एक तरीके से अगर कहें हाँ, ये टर्म तुमने काफी अच्छा यूज किया, क्यूमुलेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। जो तुम प्रेजेंट सब्जेक्ट कर रहे हो, वो जो शुरुआत के तुमने 2-3 सब्जेक्ट करी है, उसकी भी प्रॉपर रिवीजन साइकिल्स चालू रहनी चाहिए। अदरवाइज वो जो टाइम आपने स्पेंड किया था, जो रिसोर्सेज स्पेंड किए थे, वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो वही बंदे अक्टूबर नवंबर तक तो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ। फिर जब रिवीजन का टाइम आता है तो फिर उनको वापस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहले 2-3 सब्जेक्ट वो एकदम साफ हो रखा होता है। तो वो रिवीजन साइकिल्स तुम बराबर से रखोगे तो फिर उस समय प्रेशर भी नहीं आएगा, तो तुम्हारी तैयारी सही हो जाएगी। राहुल, यू वर आस्किंग समथिंग? मैं कह रहा था कि जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो जैसे कि आपने बताया कि 600-700 रैंक तक तो आ जाती है, मतलब एक एवरेज ले स्टूडेंट ले ही आता है ना। हाँ हाँ। तो उसके बाद वो ये उसके मन में होता है कि अब मैं एमटेक ज्वाइन करूं या मैं ड्रॉप लूं, है ना। और मतलब तो इस चीज को कैसे कोप अप करे, मतलब उसे एमटेक ज्वाइन करनी चाहिए तो मतलब कैसी जगह पे करनी चाहिए और बैलेंस कैसे बनाना चाहिए, है ना। तो इस चलो ये जो करंट फेज चल रहा है अभी, करंट मंथ, ये वही फेज है। स्टूडेंट इसी में फंसे हुए हैं कि हमें एमटेक में जाना है, मतलब वो एमटेक के लिए टाइम भी दे रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मतलब दोनों में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस चीज को कैसे देखा जाए? देखो मेरे हिसाब से तो अब
केमिकल इंजीनियरिंग में अगर तुम्हारा जनरली तो ऐसा सिनेरियो होता नहीं, बहुत कम ही प्लेसमेंट्स है इंडिया में, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो अगर तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है अगर फाइनल ईयर में, मैं तो यही राय दूंगा कि तुम उस कंपनी में चले जाओ विदाउट अ सेकंड थॉट। मतलब ऐसा मत सोचो मुझे गेट, अगर तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो खुद को लेके कि भाई कॉलेज के सपोज टॉपर ऑपर है 9 9.5 सीजी है कि भाई मैं तो 1 साल ड्रॉप लेके मैं तो सिंगल डिजिट मार ही लूंगा, तब तुम कंपनी छोड़ सकते हो। लेकिन अगर तुम जैसे तुमने कहा एवरेज बच्चा हूँ, अगर 600-700 रैंक है मेरी और अगर मेरी प्लेसमेंट अगर हो गई है तब तो मैं उस कंपनी में चले जाऊंगा, ठीक है। और अगर सपोज प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो थिंकिंग अबाउट द सेनियर, जैसे कि एक ये भी फैक्टर होता है कि बंदे कुछ कुछ 12th के बाद भी ड्रॉप लेते हैं। अगर तुमने 12th के बाद ड्रॉप अगर ले रखा है तो फिर मेरे राय के हिसाब से तुम वापस से ड्रॉप लेना सही नहीं रहेगा। तुम या तो अगर 600-700 रैंक आई है, तुम्हें 600-700 रैंक में एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को आराम से डिसेंट सी आईआईटी मिल सकती है, तुम्हें एमटेक ज्वाइन कर लेना चाहिए कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुमने 12th के बाद ड्रॉप ले चुका है। अगर तुमने 12th के बाद तुम जस्ट फ्रेशर हो, डायरेक्ट कॉलेज में आए थे, तुमने ड्रॉप नहीं लिया, तो फिर तुम 1 साल का रिस्क ले सकते हो आराम से, 1 साल, और तुम्हारे लिए फायदेमंद भी होगा। अगर 600-700 रैंक तुमने मतलब कॉलेज के फाइनल ईयर में तुम लेके आ गए हो तो 1 साल ड्रॉप लेके तुम आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो डबल डिजिट रैंक में। अगर तुम्हारे बाद 12th के बाद तुम्हारी अगर ड्रॉप नहीं है तो तुम इस साल ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर कर सकते हो। लेकिन फिर मैं ये भी बोलूंगा कि सेकेंड ईयर तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मतलब 1 साल ड्रॉप मैक्सिमम गेट जैसे एग्जाम के लिए। तुम्हें सेकेंड ईयर तो ड्रॉप का सोचना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तुम्हें सेकेंड ईयर में जो भी तुम्हारी रैंक आई है, क्योंकि तुम अगर जस्ट क्वालिफाई भी कर ले तो तुम एमटेक के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कहीं ना कहीं तुम्हें एमटेक मिल ही जाएगा। तो वो एज अ बैकअप तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। और थोड़ी उम्र भी बढ़ जाती है तो फिर वो एमएचआरडी का कुछ स्टाइपेंड भी आता है, तो वो भी मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, और बाकी अगर आपका एम ये रहता है कि आपको पीएसयू में जाना है तो भी आपको थोड़ा मतलब एज फैक्टर भी देखना पड़ता है ना। मान लो आपने जेईई के बाद भी ड्रॉप ले लिया और आप गेट के बाद भी ड्रॉप ले रहे हो तो वो एज फैक्टर भी कंसीडर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब यही है कि स्टूडेंट को एज अ बैकअप एमटेक ले लेनी चाहिए अगर उसने पहले ड्रॉप ले रखा है तो, है ना। हाँ 12th के बाद अगर ड्रॉप ले रखा है और एक ये रहता है कि जैसे अगर हम एमटेक ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आप आईआईटी खड़गपुर से हैं, आपने एमटेक ज्वाइन कर ली, तो आईआईटी खड़गपुर का उसका भी कोर्स काफी मतलब वास्ट है और वहाँ पे भी मतलब काफी टाइम कंज्यूम उसमें भी होता है ना। तो हम कॉलेज के साथ साथ उसको प्रिपरेशन को भी हमें देखना पड़ता है। तो आप किस टाइम गेट के लिए पढ़ा करते थे, किस टाइम कॉलेज का काम देखा करते थे, वो आपने कैसे किया हैंडल? हाँ, तो ये जो मैं अभी जो डिसीजन की बात बताई कि तुम्हें एमटेक ज्वाइन करना ना या चाहिए या नहीं, वो तुम्हें करीबन मई में तो ये एकदम डिसीजन तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने एमटेक ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तुमने करना है तो फिर तुम्हारी सेशन तो वही अगस्त से शुरू होते हैं। तो अभी वाला जो टाइम पीरियड है मई जून जुलाई, ये बहुत ही क्रूशल पीरियड होता है, क्योंकि अगस्त सितंबर से तुम्हारे एमटेक शुरू हो जाएंगे तो फिर तुम गेट के लिए टाइम कम दे पाओगे। तो अभी जो 3-4 महीने में इसमें तुम्हें दिन के कम से कम 4-5 घंटे एकदम बढ़िया से यूटिलाइज करके एकदम गेट की ओर दे देना है, क्योंकि फिर जब सितंबर अगस्त शुरू होगा तब तुम एमटेक के लिए भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। तो फिर लेकिन पढ़ाई एकदम छोड़नी नहीं है। एमटेक की तो तुम्हें दिन भर में क्लास लगेंगी तुम्हारी, फिर शाम को भी थोड़े बहुत असाइनमेंट वगैरह होंगे, लेकिन रात को शिद्दत से कम एकदम फोकस से बंदे को 2.5-3 घंटा तो एकदम देना ही पड़ेगा। अगर सपोज बंदे ने 2-3 महीने कुछ देखा ही नहीं है गेट का, फिर दिसंबर आ जाता है, बच्चे फिर वैसे ही घबरा जाते हैं, फिर सोचते हैं भाई अगले साल देंगे, फाइनल ईयर में देंगे, कि फाइनल ईयर में भाई प्रोजेक्ट रहता है तो कोर्स वर्क भी नहीं रहता है। लेकिन ऐसे तो भाई ये जस्ट एक बहाना सा है कि बंदे साल दर साल उसको डिले ही कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में ही करो अटेम्प्ट, नहीं हुआ कुछ तो फिर तुम सेकंड ईयर का सोचना। एमटेक फर्स्ट ईयर में ही, जैसे मैंने खुद ने फर्स्ट ईयर में क्लियर करा है, वो दिन के मैं सितंबर और अक्टूबर में 2-2.5 घंटे ही दे पाता था, लेकिन हर दिन देना जरूरी है। फिर सैटरडे संडे को लोड कम रहता है तो सैटरडे संडे को तो थोड़ा इंक्रीज कर दो, वैसे ही। सही बात। तो ये जो प्रिपरेशन के बीच में प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, इसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक तरीके से। जी बिल्कुल, हाँ। ये डिले ना ये हो, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी। एक बार गाड़ी अगर रुक गई तो फिर बहुत दिक्कत आती है वापस शुरू होने में। ये जो कंसिस्टेंसी है यही मतलब एक विनर्स की एक एटीट्यूड है जो रहना चाहिए। हाँ। तो आपकी जैसे फर्स्ट बार 680 रैंक आई, आपने बताया कि मैंने प्रीवियस ईयर लगा के गया था ना? हाँ बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कुछ मटेरियल था ही नहीं, मैं कहाँ से पढ़ता। सिर्फ और सिर्फ एक प्रीवियस ईयर की बुकलेट थी, उसमें शायद 2003 या 2004 से थे। उसमें भी जो सब्जेक्टिव कुछ थे वो तो मैंने किए नहीं थे, बस 1 नंबर और 2 नंबर वाले किए थे। उसी से पता नहीं कैसे 680 रैंक आ गई। तो मतलब प्रीवियस ईयर लगा के जाओगे तो आप 700 रैंक तो ले जाओगे। प्रीवियस ईयर तो मैं तो सच बता रहा हूँ कि अगर कोई अगर नोट्स भी नहीं पढ़े, अगर 1990 से अगर वो 2019-20 तक के 30 साल के पेपर अगर लगा ले,
मेरे हिसाब से वो डबल डिजिट तो हिट कर सकता है मेरे हिसाब से। फिर कहीं ना कहीं कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज जैसे हमने वही अभी डबल का एग्जाम देखा। अंडर 100 से फिर तुम्हें सिंगल डिजिट आने में फिर वो तुम्हें प्रॉपर नोट्स और एक एक बुक से तुमने टॉपिक कैसे पढ़ा है फिर वो मैटर कर जाएगा। तो बिल्कुल करता ही है। तो अगर हम यहाँ पर इस मीटिंग को एंड करें तो आप मतलब स्टूडेंट्स को क्या फाइनल वर्ड्स, आपके फाइनल टिप्स क्या रहेंगे कि किस चीज़ पर मतलब मेन फोकस रहना चाहिए तो कि एक तरीके से रुक जाए स्टूडेंट्स के माइंड में, तो क्या आपके फाइनल हाँ, टिप्स? मतलब आप सम अप कर दीजिए कि कैसे करना चाहिए, है ना, थोड़ा स्टूडेंट्स मोटिवेट से हो जाए, कुछ ऐसा सम अप कर दीजिए। देखो अभी तो सबसे पहले अभी देखो टाइम बहुत ज्यादा है अपने पास, अभी मई का जस्ट आधा महीना ही गुजरा है, देखा जाए तो अपन के पास इफेक्टिवली 7-8 महीने गेट क्रैक करने के लिए बढ़िया से बढ़िया रैंक के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा इनफ टाइम है। बस अभी ये है कि अभी बंदे को एकदम माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि उसे एमटेक करना है या फिर अगर उसका प्लेसमेंट हो गया तो उसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कोचिंग कहाँ से करनी है, मतलब एक ये सब जो डिसीजन है वो अभी बंदे को अभी नहीं तो मई एंड तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि जून के शुरुआत से कुछ उसे सोचना ही नहीं है कि भाई पीएसयू की वैकेंसी कम आ रही है, मुझे आगे गेट में कोई भरोसा है नहीं, ये सब नेगेटिव थॉट्स लाएंगे तो वैसी प्रिपरेशन हो पाएगी नहीं। तो ये सब बिना सोचे तैयारी में बस यही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, वो ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है तो वो प्रिपेयर भी नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अब लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, लेकिन फिर हमने देखा था कि नवंबर या अक्टूबर में आरसीएफएल भी आ गई थी, अभी फिर एनएफएल भी आ गई थी, वाइजैक स्टील भी आ गई थी। कि भाई ऐसा थोड़ी है कि कंपनीज में इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी, एक कंपनी बिना इंजीनियर थोड़ी चल सकती है, रिक्वायरमेंट तो आएगी भाई, आज नहीं तो कल आएगी ही। तो फिर वही है कि ये सब नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाके एकदम जून के शुरुआत से एकदम लग जाना है 7-8 महीने, और नेगेटिव थॉट्स सोचना ही नहीं है कि भाई वैकेंसी नहीं आनी, ये नहीं आनी, बस तुम पढ़ाई में लग जाओ, टेस्ट सीरीज दो, नोट्स लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ, बस लगाते रहो, और जो नेगेटिव तुम्हारे साथ बात कर रहा है उसे बात करना ही छोड़ दो, मैं तो ये सीधा बोलूंगा, बस अपने पढ़ाई में ध्यान दो, 7-8 महीने लगाओ, प्रॉपर से मेंटर के अंडर होना भी बहुत जरूरी है, अभी डिसाइड कर लो तुम्हें कि तुम्हें किसके अंडर पढ़ाई करनी है, एकदम वो तुम्हें एकदम बस जनवरी फरवरी तक करो, और बस गेट के एग्जाम के बाद फिर सोचना कि भाई अब क्या होगा, गेट के एग्जाम तक कुछ मत सोचो, गेट के एग्जाम तक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, बस एकदम कुछ ना कुछ बढ़िया होगा ही, बिल्कुल होगा, और वैकेंसीज आएंगी एकदम 100% है, बिना केमिकल इंजीनियरिंग के कहाँ दुनिया चल सकती है, हर फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है, तुम कोई भी, अब केमिकल इंजीनियर तो है इतनी वर्सेटाइल ब्रांच यार, कोई भी तुम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। अब मैं खुद ग्लास फैक्ट्री में था, मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि ग्लास प्लांट में भी केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ सकती है, बट मैं एज अ केमिकल इंजीनियर खुद ग्लास फैक्ट्री में 2 साल टिका हूँ, और वहाँ पे जो मेरे बॉसेस वगैरह भी थी उन्होंने भी केमिकल इंजीनियरिंग ही करी थी। तो प्रोडक्शन लाइन में जनरली केमिकल इंजीनियर्स का ही रोल होता है, और प्रोडक्शन तो हर चीज की होती है ना भाई, तो हर चीज में उसमें केमिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है, वैकेंसीज आएंगी तो बस एकदम पढ़ते रहो, बस लग जाओ, मतलब सिर्फ रैंक लाने पर फोकस करें और अपने साथ में जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, बस। जो कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंस जो है, जो पेशेंस है, जो डेडिकेशन है, इन सब हाँ का हाँ मतलब एक माइंड में फुल सेटअप बना लो कि नहीं मेरे को पॉजिटिव रहना है एंड वो मेरा लक्ष्य है और वो मुझे हासिल करना है। और जिन एकदम स्टूडेंट भाई को डाउट बिल्कुल। हो कि ये जो 6 महीने या 7 महीने बचे हैं, हाउ विल आई प्रिपेयर एंड हाउ विल आई गेट सिंगल डिजिट रैंक, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी आ सकती है, जो मेहनत करेगा, जो मैंने डेडिकेट खुद ने देखा कि जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में भी तैयारी शुरू की थी उन्होंने भी सिंगल डिजिट अचीव किया है, तो वो तो खैर थोड़ा सा हो सकता है उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई करी हो, बट तुम अगर एवरेज बच्चे हो मेरे जैसे तो भाई अभी से शुरू कर दो। तो वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू मिस्टर प्रीतम अग्रवाल, आपने हमें टाइम दिया एंड आई होप जो हम कोशिश कर रहे हैं उससे हम स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर पाएंगे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड वेरी सून वी वांट टू सी यू इन सम बिग PSUs, Maharatna और Navratna companies of our India. So थैंक यू भाई, we are very थैंक यू, grateful उम्मीद to करते हैं जल्द हो जाए। thankful to you Mr. Pritam Agarwal. ठीक है भाई। तो गाइस आज का सेशन यहीं तक था। हमने आपके लिए टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट किया है केमिकली स्पीकिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पे हम डेली क्विज़ेस और गेट कुछ स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, और आपको कुछ भी गेट रिलेटेड डाउट है, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको एक बोर्ड का लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू। So along with लाइक it, शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया इसमें, सब कुछ मिले। thank you. ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो पहुंचा दो भाई केमिकली स्पीकिंग।
एक्चुअल में केमिकल में मतलब कंटेंट कम है, पब्लिक कम है, स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम है, सो रैंकर से बात भी नहीं हो पाती है स्टूडेंट की। सो ऑल जो भी मुझे वहाँ पर सुन रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रैंकर्स को आपसे कनेक्ट कर पाए, बिकॉज हम लोग हमारे टच में कुछ हैं, फ्रेंड सर्कल्स में हैं, and और भी रैंकर्स जैसे आएंगे तो हम इस चैनल को और भी फर्दर इंटरव्यूज अपलोड करेंगे। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। ओके भाई, बाय बाय।